अब यार साइकोलॉजी जो है इसको पढ़ना, इसको स्टडी करना काफ़ी चैलेंजिंग काम होता है, वेरी डिफ़िकल्ट। ये इनहेरेंटली इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इसलिए हो जाता है क्योंकि जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो सब डाइवर्स होते हैं, उनकी पर्सनालिटी अलग है, बिलीफ अलग है, कल्चर से अलग आ रहे हैं, बैकग्राउंड अलग होता है, फिजिकल कंडीशंस अलग अलग होती है। आई रिमेंबर मेरे स्कूल में एक दोस्त है, मतलब अभी भी मेरा दोस्त है, मेरा नाम हर्षित है, उसका नाम अर्शित था, ए फॉर हर्षित। तो उसको ना स्कूल में वो बताता था मेरे को कि एंग्जाइटी है, उसको एंग्जाइटी इशूज। एंड आई वाज इन क्लास 10th और 9th आई गेस, जब उसने मेरे को ये बताया और मेरे सर के ऊपर से चला गया कि ये क्या होता है। पैर दर्द, पेट दर्द, सर दर्द सुना है, और उसने मेरे को बहुत समझाने की कोशिश करी, ये होता है ये होता है, मगर मेरे को कभी समझ में नहीं आया उस समय पे। जब कोई चीज़ समझने में इतनी मुश्किल है तो उसे ट्रीट करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब एक नेचर वर्सेस नेचर का डिबेट आ गया बीच में। फ्रांसिस गैल्टन एंड चार्ल्स डार्विन, ये लोग बीच में बोलने लगे कि ये जो हमारे जीन्स होते हैं हमारी बॉडी में, बायोलॉजी, जो जीन्स होते हैं हमारे, नेचर है एक तरीके का, और दूसरा नेचर हमारा इन्वायरमेंट और जो एक्सपीरियंसेस हैं, इनमें से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है कि हम बिहेव किस तरीके से करेंगे। और आज के टाइम पे मोस्ट साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो कन्विंस हो चुके हैं कि ये दोनों ही एक्चुअली में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और डिटरमाइन करते हैं कि हमारा बिहेवियर कैसा होगा। बोथ हमारे बायोलॉजिकल जीन्स जो हमें मिलते हैं पेरेंट्स से, और दूसरा हमारा इन्वायरमेंट, ये दोनों ही हमारा डिसाइड करते हैं ह्यूमन बिहेवियर। फ्री विल वर्सेस डिटर्मिनिज्म, ये चीज़ मेरे को बहुत मतलब इंटरेस्टिंग लगती है, ये कॉन्सेप्ट मेरे को। कुछ लोग डिबेट करते हैं कि हम कंट्रोल में एक्चुअली में, और हमारे पास एक फ्री विल है, हम डिसाइड करते हैं क्या होगा। पर बाकी के लोग ये डिबेट करते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे जो जेनेटिक्स है, इन्वायरमेंट है और पास्ट एक्सपीरियंस है वो डिटरमाइन करता है कि हम क्या करेंगे, हम कैसे बनेंगे, वो एक्चुअली में डिटरमाइन करता है। इनफैक्ट एक ऑथर है, मेरे को नाम याद नहीं है उनका, मगर शायद से उन्होंने एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करी थी, ग्रिड करके। उन्होंने बोला था कि हम एक्चुअली में स्टडी भी कर सकते हैं कि तुम फ्यूचर में क्या करोगे, तुम डिटरमाइन पहले से कर सकते हैं। हम जेनेटिक्स कोड को अगर हम किसी तरह स्टडी कर ले तो हम फ्यूचर बता सकते हैं एक बंदे का। कुछ लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, वो इसीलिए होते हैं क्योंकि उनके जेनेटिक्स में ही वो ग्रिट नाम की चीज़ होती है। हालांकि मेरे को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, सो आई वोंट स्पीक अबाउट दैट। बाकी एज अ कॉन्सेप्ट इट, डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने बात करी थी पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। किताब पढ़ी होगी आपने, और उसकी मैंने भी पढ़ी थी, मगर मेरे को डॉक्टर जोसेफ मर्फी अच्छा बंदा नहीं लगा, मतलब मेरे को उसके चाल चरण अच्छे नहीं लगे। इनफैक्ट डॉक्टर जोसेफ मर्फी अगर मेरे सामने आ गया तो मैं नाराज़ हो जाऊंगा, शायद मैं उसे बस के आगे धक्का भी दे दूँ। बट अभी हम सीरियस बातें नहीं करेंगे, अभी हम मजाक की बातों पे फोकस करते हैं। तो मजाक हमारा टॉपिक अब है कि कॉन्शियस वर्सेस अनकॉन्शियस प्रोसेसिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। मतलब मैं बताऊंगा तुम्हें, तुम पढ़ोगे। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं दोस्तों। ऐसा बोला जाता है कि कुछ लोग मानते हैं कि हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, कुछ लोग बोलते हैं बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं है। इसके ऊपर बहुत सारी साइकोलॉजिकल थ्योरीज हैं, इवन साइकोडायनेमिक थ्योरी ऑफ फ्रॉइड, और काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न कॉग्निटिव साइकोलॉजी भी है, और इसके ऊपर लोग आर्ग्यू करते रहते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ह्यूमन बिहेवियर है जो कॉन्शियसनेस से आता है, और कुछ लोग बोलते हैं नहीं, हम अनकॉन्शियस हैं। साइकोलॉजी ऐसा नहीं है कि भाई अभी स्टार्ट हुई है, कुछ सालों पहले। एरिस्टोटल, ये लोग भी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ साइकोलॉजी, जैसे कि नेचर वर्सेस नेचर वाला डिबेट, या फिर फ्री विल वाला और एग्जिस्टेंस वाला डिबेट, इन लोगों का भी आपस में डिबेट चलता रहता था। प्लेटो का मानना था कि भाई नॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एरिस्टोटल बोलता था वहीं पे कि नॉलेज ठीक है, मगर हमें एक्सपीरियंस से सीखने को ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर हम एक्सपीरियंस से सीखेंगे। जब फिलॉसफी का टाइम चल रहा था भाई, फुल डंका वंका बज रहा था, तो फिलोसफर्स लाइक रेन डिकार्ट वो बात कर रहे थे फ्री विल के बारे में और इसकी थ्योरी के बारे में, माइंड और बॉडी का रिलेशनशिप के बारे में। हालांकि कुछ जो कॉन्सेप्ट उसने बात करी वो बाद में इनकरेक्ट प्रूव हुए, बट ये चीज़ हमने टेस्ला से सीखी है दोस्तों कि फेलियर के बाद ही सक्सेस मिलती है। बहुत सारे यूरोपियन फिलोसफर्स ने भी ट्राई किया इन सब के बारे में स्टडी करने के लिए, थॉमस हॉबेस, जीन जिकेस, जॉन लॉक, मैंने नाम शायद से गलत हुए, प्लीज़ डोंट माइंड माय बोलने का तरीका। वो एक्चुअली में मैं झूठ ज़्यादा बहुत बोलता था बचपन में, इसलिए मेरा बोलने का तरीका थोड़ा ऐसा है। जो लोग ज़्यादा झूठ बोलते हैं बचपन में उनको स्पीच इम्पेडिमेंट हो जाता है और फिर वो अब मेरी तरह बोलने लग जाते हैं, तो इससे आप मेरे से सीख सकते हो कि झूठ नहीं बोलना, ठीक है। तो अब हम देखते हैं आगे डेवलपमेंट कैसे हुआ साइकोलॉजी का।
तो भैया जो एंशियंट टाइम के जो इन्फ्लुएंशियल फिगर्स थे, जैसे कि हिप्पोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल, गैलीन, इन्होंने सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस किए अपनी साइकोलॉजी में। हिप्पोक्रेटिस सबसे पहले 460 टू 370 BCE में आ गया थ्योरी लेके। कहता 4 ह्यूमर के टाइप होते हैं, वेरियस साइकोलॉजिकल और फिजिकल कंडीशंस उसने एक्सप्लेन करी इन इस थ्योरी के थ्रू। हिप्पोक्रेटिस के बाद आया प्लेटो भैया। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, प्लेटो नॉलेज के बारे में बात करते थे, वेरस एरिस्टोटल बोलते थे कि हमें सीखना चाहिए थ्रू एक्शंस, बेसिकली लर्निंग एंड। फिर आया भाई सबसे इम्पोर्टेंट नाम मेरे हिसाब से, गेलिन, जिन्होंने बोला कि भाई क्लासिफिकेशन के ऊपर बात करी बेसिकली। माय बॉय केम अप विद क्लासिफिकेशन ऑफ टेम्परामेंट्स, जैसे कि सैंग्विन, मेरे को बोलना नहीं आता, कैलोरिक, मेलनकॉनिक, ये सब सुना होगा आपने कहीं ना कहीं, मेलनकॉनिक, फेलेग्मेटिक, ये सब पर्सनालिटी टाइप होते हैं दोस्तों, थ्योरीज होती है एक तरह की। फिजियोलॉजिकल टाइपोलॉजी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है जो पढ़ने में, क्योंकि जो वो लोग होते हैं ना कि भाई जो लोग बोलते हैं कि साइकोलॉजी दिमाग पढ़ लेते हैं, वो एक्चुअली में इसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। उसके बाद 16 टू 18 सेंचुरीज के जब हम बात करें, फिलोसफर्स आए, उन्होंने बात करी, डेवलप किया साइकोलॉजी को, लाइक थॉमस हॉबीज, उन्होंने बात करी माइंड और लैंग्वेज के बारे में, ऑल्सो पॉलिटिकल साइकोलॉजी। फिर उसके बाद सबसे फेवरेट रेन डिकार्ड भाई आए, उन्होंने आर्ग्यू किया कि देयर इज़ अ कंप्लीट डिस्टिंक्शन बिटवीन द नेचर ऑफ। रेन डिकार्ड वाज लाइक कि ये जो माइंड है और ये बॉडी है, ये दोनों इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है, और ये चीज़ मेरे को बहुत ही सेक्सी लगती है, मतलब जब मैं इस बारे में सोचता हूँ। सोचो, आप डॉक्टर स्ट्रेंज वाली मूवी देखी है आपने दोस्तों? उसमें नहीं होता वो किताबें पढ़ रहा होता है, उसकी बॉडी सो रही होती है, कितना सेक्सी हो जाएगा ना भाई, कि मैं पलंग पे लेटा हूँ और मेरी आत्मा जा रही है वो 9 to 5 जॉब करने, पैसे कमाने, और मैं मस्ती कर रहा हूँ घर पे। खैर इन सब चीज़ों पे ज़्यादा नहीं जाएंगे, वो कभी और बात करेंगे। जॉन लॉक करके थे एक, उन्होंने बोला कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्टी माइंड, या फिर तबलू रासा, नहीं तबूला रासा, ऐसे करके कुछ बोलते थे। कहते थे शेप्ड बाय एक्सपीरियंस होता है, सेंसेशन होती है, रिफ्लेक्शन बाय सोर्सेज ऑफ आइडियाज, पता नहीं क्या क्या बोल दिया। जीन जैक्स रॉसुआ, इन्होंने बात करी भाई ह्यूमन सोशल डेवलपमेंट, मोरल साइकोलॉजी, इन सब के बारे में, ह्यूमन बिहेवियर एंड सोसाइटी। काश ये अजय देवगन को भी सिखा देते तो वो गुटखा नहीं बेचता, या फिर MS धोनी को सिखा देते तो वो सट्टा नहीं बेचता। तो बेसिकली सारांश ये है भाई कि बहुत सारे लोग आए, महारथी आए, सबने अपनी अपनी फाउंडेशन ले करी, और आज हम साइकोलॉजी पढ़ पा रहे हैं इस वजह से। गुस्ताव फैशनर आए अपनी एम्पेरिकल मेजरमेंट इन साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट के साथ। जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस बोलते थे उसे, JND शॉर्ट में। फिर चार्ल्स डार्विन भाई साहब को आप जानते होंगे, बंदर के बारे में बात कर रहे थे वो। बंदर मेरे को बहुत बढ़िया लगता है, सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है ना बंदर, मतलब मेरे को बहुत फनी लगता है, आप लोगों का नहीं पता। खैर बंदर के बारे में चार्ल्स डार्विन में बात करी। अगर सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश लैंग्वेज में बोलूँ, इनशिएट करूँ, तो उस चीज़ को बोला जाएगा इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी। अपना नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी लेके आए चार्ल्स डार्विन। लेवियोत्स्की करके एक बंदा था, मतलब सर थे, वो लेके आए सोशियो कल्चर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब ऐसे करके बहुत सारे लोग थे एंशियंट टाइम में, और जिन्होंने आज की जो फिलोसफी आई मीन साइकोलॉजी चल रही है उसमें कंट्रीब्यूट किया। तो मैं ऐसा एक एक करके सबका नाम तो नहीं बता सकता, बट हाँ इन अ नटशेल मेन चीज़ ये है कि ये एक बंदे का अकेले का काम नहीं था, बहुत सारे कलेक्टिव एफर्ट्स लगे हैं, बहुत सारे फेलियर्स हुए हैं, तब जाके एक सक्सेस मिली है हमें, और फाइनली हम वी आर एबल टू ट्रीट दिस मेंटल डिसऑर्डर्स, और हम इनके बारे में बात कर पा रहे हैं आज। सो ऑल क्रेडिट गोज टू माई होमीज। उनके लिए अगर आप कभी दारू पियो तो ज़मीन पे गिरा देना उनकी आत्माओं के लिए। बाकी रेस्ट इन पीस टू एवरीवन, बट रेस्ट इन पीस टू ओनली वो डैड, आई मीन जो लोग जिंदा हैं उन लोगों के लिए रेस्ट इन पीस नहीं, सालों काम करो, मेहनत करो, पीस नहीं मिलेगा तुम्हें यहाँ पर।